चलिए आज हम रिकॉर्ड करेंगे एक कुंडली का एनालिसिस। आप लोगों ने जो मुझे सबमिट किए थे डिटेल्स, उसमें से सबसे पहला जो कमेंट है उसको ले लेते हैं। सीक्वेंस में मैं करती जाऊंगी, जिस सीक्वेंस में आप कमेंट्स दे रहे हो। रोज़ एक वीडियो में अपलोड करूंगी, इससे आप सीख सकते हो। अब थियरी ज़्यादा मैं इसमें बताने नहीं वाली, क्योंकि थियरी आप खुद से गूगल करके पढ़ सकते हो, इतने सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। कहाँ गया यार कमेंट्स 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 कमेंट्स, एक मिनट। हाँ गाइस, कल के लाइव में 251 रुपीज़ का सपोर्ट आया है उदित और विकास की तरफ से। उससे पहले पूजा ने 51 रुपीज़ के हमें सपोर्ट किए है 2 बार। तो हाँ, कंप्लेन थोड़ी थोड़ी कम हो रही है मेरी। और अभी मैं ये करूँगी वीडियो अपलोड, फिर मैं लॉगिन करूँगी अपने काम की जगह, और फिर शाम को मैं लाइव आऊँगी, है ना। कल अलका जी बता रही थी कि थोड़ा लेट आया करो, तो वो भी ट्राई करेंगे, या फिर जल्दी भी आती हूँ तो लेट तक बैठूँगी पेशेंस मार के, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला डिटेल्स हमारे पास है पूजा जी का। मैं एस्ट्रोसेज का कुंडली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ। आप जो कंफर्टेबल है वो यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, वट एवर यू प्रेफर, वो आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम डालना ज़रूरी नहीं होता है, अगर आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है तो। नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन आप दिया हुआ है तो मैं डाल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए 5 सितंबर 1990, 5 सितंबर 1990, 5 सितंबर 1990, टीचर्स डे 5 सितंबर माने, तो आपको तो टीचर बनना ही चाहिए ये जो इंसान है। 5 नंबर, वैसे तो न्यूमरोलॉजी की बात करें, मर्क्यूरी का नंबर है। कम्युनिकेशन में इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। इनका प्रोफेशन भी मर्क्यूरी से रिलेटेड, मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग, सेल्स। और इनको मैं पर्सनली जानती भी हूँ, तो आई थिंक शी इज़ इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स ऑलरेडी। वो खुद बताएगी इस वीडियो के नीचे, इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल टू टेल। टाइम ऑफ बर्थ लिख लीजिए रात के 2:30 बजे, ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ है पुणे, महाराष्ट्र। पुणे में एक जगह है जुन्नर करके, पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक तालुका प्लेस है। तो वो जुन्नर अगर मिल नहीं रहा आपको डेटाबेस में, तो पुणे भी डालेंगे तो चलेगा, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में फ़र्क नहीं आता है। अगर तालुका प्लेस आपको नहीं मिलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है तो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल सकते हो। चलिए, ये चार्ट खुल चुका है। मिथुन लग्न का ये चार्ट बनता है। अब इमीडिएटली चेक करना है कि लग्न कितने डिग्रीज पे है। सिर्फ प्लैनेट के डिग्रीज नहीं होते, लग्न भी 1 डिग्री पे बैठा होता है, और इनका लग्न बैठा है 25 डिग्री पे, विच इज़ अ पावरफुल, मतलब 5 से 25 के बीच पावरफुल होते हैं। 5 से नीचे या 25 से, मतलब 1 से 5 या 25 से 30 में वो कमज़ोर होता है, या तो बच्चा अवस्था में होता है या वृद्धावस्था में, बाल अवस्था में या वृद्धावस्था में होता है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। 5 से 25 के बीच में युवावस्था, कुमारावस्था इसमें रहता है, तो विच इज़ गुड। तो 25 डिग्री पे बैठा है पुनर्वसु नक्षत्र में, विच इज़ ग्रेट। इनको पक्का कम्युनिकेशंस में जाना चाहिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी वो कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस में भी जुपिटर एंड केतु का कॉम्बिनेशन बैठा है, उस पर हम आएंगे। लेकिन पहले हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। अब जैसे ही मिथुन लग्न में बोलती हूँ, तो मिथुन लग्न के कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में जो भी मिथुन लग्न के लोग हैं, लग्न, हाँ, राशि की बात नहीं करें, राशि भी सिमिलर ट्रेड्स दिखाएंगे, लेकिन लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, बिकॉज लग्न इज़ योर पर्सनैलिटी दैट गेट्स प्रोजेक्टेड आउटसाइड। और लग्न इज़ लोगों का आपको लेके परसेप्शन। जैसे कि मेरा वृश्चिक लग्न है ना, तो मुझे लेके शायद लोगों का परसेप्शन ये रह सकता है कि ये बहुत एग्रेसिव है, ये बहुत रियलिस्टिक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बहुत सिंपल है, इस लड़की के शोल्डर्स बहुत ब्रॉड है, ये भी परसीव हो सकता है सामने वाले को, पता नहीं, अपीयरेंस वाइज।
तो ये सारे वृश्चिक लग्न के लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी जो आपको इंटरनेट पे मिलेगा वो हूबहू लागू होगा आपके लाइफ में। जो मिथुन लग्न के लोग रहेंगे तो आपको उनको पर्सनली स्टडी करना होगा। अब ये अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशंस क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग अलग अलग थोड़ा सा कंडीशंस में होता है, या फिर हमने जैसे खुद को बना लिया है वो हम थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन जो बेसिक ट्रेड्स होते हैं वो आपको सेम मिलेंगे। जैसे कि मिथुन, जैसे कहा मैंने कहा कम्युनिकेशंस मार्केटिंग, और ये एग्जैक्ट उनका वो प्रोफेशन है अभी। आई नो इट फॉर अ फैक्ट। मिथुन लग्न के लोगों का एस्ट्रोलॉजी से बहुत लगाव होता है, उसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है। मिथुन लग्न के लोगों को जितना मैंने ऑब्जर्व किया और देखा है अपने पूरे करियर में। एंड ये रहा मिथुन का। अब आते हैं सेकंड हाउस में इनके, इसमें कैंसर राशि। जब पहले हाउस का नंबर 3 है तो दूसरे हाउस का नंबर ऑब्वियसली 4 होगा। तो कैंसर राशि में जुपिटर बैठा है, जो कि उच्च का माना जाता है जुपिटर। डिग्रीज देख लीजिए कि कितने डिग्री से लेके कितने डिग्री तक उच्च का होता है। आई थिंक 1 से लेके 10 तक उच्च का होता है जुपिटर कैंसर राशि में। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये केतु के साथ बैठा है। जुपिटर एंड केतु दोनों ही लगभग सेम तरह के ग्रह है, गुरु और एजुकेशन, इंट्यूशन, नॉलेज के ग्रह है। क्योंकि केतु इज ऑल्सो नोन फॉर स्पिरिचुअल पावर्स, जुपिटर इज ऑल्सो नोन फॉर रिलीजन एंड अध्यात्म। और इसका जब कॉम्बिनेशन मिलता है, मैंने देखा है कि बहुत क्या बोलते इनका नॉलेज स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इसमें जा सकता है। केतु एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड्स के लिए, स्पिरिचुअल फील्ड्स के लिए, वेलनेस फील्ड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये लोग पक्का स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं और ऐसे सारे लोगों से रेजोनेट करते हैं। संत महात्मा जो लोग रहते हैं इनसे रेजोनेट कर जाते हैं, ठीक है। और सेकंड हाउस जो होता है, जैसे कि फर्स्ट हाउस मैंने बताया आपका दिमाग होता है। ऑर्गन्स भी देख लीजिए हर घर के कौन से होते हैं, वो भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे। पहला हाउस आपका सर होता है, सर और चेहरा कैसा रहेगा ये आपके फर्स्ट हाउस से डिसाइड होता है। फर्स्ट हाउस में मैं ये एक बात बताना भूल गई, मिथुन लग्न की बात होती है तो लग्नेश की भी बात करनी चाहिए हमें। तो मिथुन का राशि स्वामी होता है बुध, मर्क्यूरी, जो बन गया आपका लग्नेश। वो जाके बैठा है थर्ड हाउस में, लेकिन वहां पे एक स्टार दिखेगा आपको, एस्टेरिक्स, रेट्रोग्रेड है ये, वक्री। 24 डिग्री पे है, पावर है इसके साथ, लेकिन वक्री है। तो इन्होंने लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत देखे होंगे, और हो सकता है नाउ दिस इज माय प्रेडिक्शन या प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ, ये जो जिनके मैं कुंडली पढ़ रही हूँ वो कंफर्म करेंगे कि इनके डिसीजंस गलत हो जाते हैं, और आगे जाके इनको समझ में आता है कि अरे डिसीजन मैंने इमैच्योरिटी में लिया। वैसे भी मिथुन लग्न का थोड़ा ये इशू रह सकता है कि वो इमैच्योरिटी में डिसीजन लेते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है। ऊपर से अगर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो इमोशंस आप पे ज़्यादा हावी हो जाते, लेकिन एट द सेम टाइम इनका कुंभ राशि भी है, तो जैसे तैसे इन्होंने गलत निर्णय लिए भी होंगे तो उनको सही करने की ये ताकत रखती है, या तो उन्होंने उसमें से खुद को बाहर निकाल लिया होगा। अब ये कुंभ राशि कैसे मैंने जाना, 9th हाउस में देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वो आपकी चंद्र राशि बन जाती है, उसको ही हम इंडिया में राशि बोलते हैं अपनी। तो ये कुंभ राशि की रिसर्च माइंडसेट, बेंट ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल माइंड आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मिथुन एंड कुंभ का, क्योंकि कुंभ और मिथुन के बीच में आप डिस्टेंस काउंट करें 11, 12, 1, 2, 3, तो 5, 9 पार्ट, 5 मतलब 5 और 9 का संबंध बनता है, नव पंचम योग। तो आपका लग्न और आपके राशि में ही जब नव पंचम योग है तो हेड एंड हार्ट को अलाइन करना बहुत आसान होता है इन लोगों के लिए जिनका लग्न और राशि के बीच में अच्छा योग बन रहा है। तो आप लोग भी आपके राशि में और लग्न में डिस्टेंस गिन लीजिए और देखना, अगर आपका लग्न और राशि में अच्छा योग नहीं बन रहा है। योग कौन कौन से रहते हैं, नवपंचम रहता है, एक समसप्तक रहता है, एक केंद्र योग रहता है जहाँ पे 4 का डिस्टेंस होता है दो राशि के बीच में, एक त्रिएकादश रहता है जहाँ पे 1 और 13 का रहता है, नहीं त्रिएकादश,
नहीं, 3 और 3 एकादशी 11 और 3 का ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। 3 का डिफरेंस आएगा उसमें, 3 का डिफरेंस आएगा 2 राशि के बीच में, वो देख लीजिएगा एक बार। और द्विद्वादश रहता है जिसको अच्छा नहीं माना जाता, 1 का डिफरेंस रहता है। मतलब द्विद्वादश का एग्जाम्पल दूँ तो कुंभ और मीन, कुंभ राशि और मीन राशि में द्विद्वादश योग हो गया, तो इनकी बनेगी नहीं। वन ऑफ द पर्सन विल ट्राई टू डोमिनेट द अदर। ठीक है, तो ये योग आपको पता होने चाहिए। जब आप मैच मेकिंग करोगे तो ये योग आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। मैच मेकिंग सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं होता, मैच मेकिंग आप भाई बहन का कर सकते हो। कंपैटिबिलिटी किसी की भी चेक की जा सकती है, माँ बेटी का, बाप बेटे का, एनी दोस्त दोस्त का, कुछ भी कंपैटिबिलिटी किसी की भी चेक की जा सकती है। ठीक है, आप एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर आप इसको काउंटर करना चाहते हो तो कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। तो लग्नेश की बात होगी। लग्नेश इनका पराक्रम भाव में जाके बैठा है, दैट इज 3rd हाउस में जाके बैठा है, विच इज़ गुड। इनको एफर्ट करने से क्या बोलते हैं, ये एफर्ट्स करने में, कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं और ये कोशिश भी करते हैं कि करते रहे। इनको उससे रेजिस्टेंस नहीं आता जो कि मुझे बहुत आता है, तो इनको रेजिस्टेंस नहीं आता है, वो एफर्ट लेने से वो पीछे नहीं हटते हैं। जिनका ये चार्ट है वो, और इनका अपब्रिंगिंग भी शायद ऐसा ही हुआ होगा कि एफर्ट्स इनके आसपास भी इन्होंने ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे जहाँ पे बहुत कष्ट किए हैं लोगों ने, बहुत कष्ट झेले भी है और किए भी है। फिजिकल एफर्ट्स, मेंटल एफर्ट्स, जो भी जिस भी प्रोफेशन में है, जिस भी इसमें है, मैरिड लाइफ में है, ये देखा होगा उन्होंने। केतु है 2nd हाउस में, तो ये मेरा अंदाजा है, वैसे तो वेल एजुकेटेड फैमिली से ये आते होंगे क्योंकि जुपिटर भी बैठा है 2nd हाउस में, 2nd हाउस पे वापस आते हैं इनके। केतु भी बैठा है, तो एक बार कंफर्म कर लेना कि क्या आपको ENT, ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपने बचपन में फेस किए हैं। यूजुअली मैंने ये देखा है कि राहु केतु का जब एक्सेस आ जाता है 2nd एंड 8th हाउस में, देखो राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पे एक दूसरे के सामने ही बैठेंगे। वहाँ पे केतु है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या इन्होंने ईयर नोज थ्रोट का कुछ फेस किया है बचपन में, और इनका फैमिली लाइफ क्या थोड़ा अनकन्वेंशनल था या डिसफंक्शनल था बचपन में, कि फैमिली से जो एक्सपेक्टेड था वो मिला नहीं, वंचित रहे इमोशनल सपोर्ट से। 2nd हाउस की और बात करें तो ये वाचा की ये होती है हमारी जबान। देखो अब इससे इनका प्रोफेशन और क्लियर होते जा रहा है कि ये मर्क्यूरी का ये है, तो कम्युनिकेशन मैंने पहले ही बोल दिया था, लेकिन इनका 2nd हाउस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई एस्ट्रोलॉजी कर, स्पिरिचुअलिटी कर, इसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगा। तो इनको कम्युनिकेशन का काम करना चाहिए, लेकिन उसमें भी अगर नीश डाउन करना है तो एस्ट्रोलॉजी का इनका योग बन रहा है। और मैं अगर सिंस आई नो हर लाइव में आते हैं वो हमारे, तो मैं जानती हूँ दैट हर इंटरेस्ट इज देयर, इंक्लिनेशन इज देयर कि वो इसमें करियर करना चाहते हैं। ओके, तो जबान का भाव होता है 2nd हाउस, फैमिली हाउस होता है, इसलिए मैंने पूछा कि फैमिली लाइफ कैसा रहा आपका बचपन में। 2nd हाउस हमारे फैमिली इनहेरिटेंस का भी होता है, जो संपत्ति हमें मिलती है तो वो तो मिलते दिख रही है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको आपके घर से। जुपिटर आपका 7th हाउस लॉर्ड भी बनता है, मतलब सप्तमेश, मतलब स्पाउस लॉर्ड। तो मतलब आपके फैमिली रिलेशन से आपको बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे अरेंज मैरिज के लिए, जिनके साथ आपके शादी होने के ज़्यादा योग बनते हैं। और ये लव कम अरेंज्ड मैरिज का चार्ट है आपका जो चार्ट है, क्योंकि वीनस एंड सूर्य भी है एक साथ 3rd हाउस में। तो वीनस एंड सूर्य जब एक साथ आते हैं तो बहुत सारे सामने से रोमांटिक प्रपोजल्स आ जाते हैं हमारे, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ जाती है, संभावना ऐसी बन जाती है कि मल्टीपल लोग आर इंटरेस्टेड। तो ये कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स वाला भी चार्ट है, क्योंकि शुक्र और सूर्य जब एक साथ बैठता है तो शुक्र को वो और उत्तेजित कर देता है। तो बट ऑब्वियसली आपके पास अगर 50 अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो 5 बार तो आपका रिलेशनशिप होगा, ऐसा बोला जाता है, नॉट नेसेसरी, बिकॉज
अदर थिंग्स ऑल्सो मैटर इन द चार्ट, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत टिपिकल है। सूर्य और वीनस एक साथ है, या सूर्य और मंगल एक साथ है, तो ऐसे आईब्रोज ऊपर हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के। तो ये हो गया थर्ड हाउस की बात। थर्ड हाउस में 3 प्लैनेट्स है। बहुत अच्छी बात है। इनकी छोटी विदेश यात्राएं भी देखी जाती है थर्ड हाउस से, इनकी विदेश यात्राएं भी हो सकती है। शॉर्ट ट्रैवल देखा जाता है, सेटलमेंट नहीं देखा जाता है। इनके सिबलिंग्स भी देखे जाते हैं थर्ड हाउस से, तो इनके सिबलिंग्स रहेंगे बिल्कुल छोटे। और एक सिबलिंग के साथ बनना थोड़ा अनबन होती रहती है, ऐसा कुछ भी है, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होके बैठा है थर्ड हाउस में, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वेवलेंथ मैच ना होना, ऐसा कुछ। ये थर्ड हाउस के बारे में बताया मैंने, सेकंड हाउस के बारे में बताया। और अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में 6 नंबर लिखा है। फोर्थ हाउस किस चीज़ का होता है आप लोग ही बताएं मुझे। मातृभाव है ये। मम्मी को देखा जाता है यहाँ से, अपने घर का माहौल देखा जाता है, घर का एनवायरनमेंट देखा जाता है, और वेल्थ, मटेरियल, सुख, ये भी देखा जाता है। इसका स्वामी बनता है कन्या राशि, वहाँ पे 6 नंबर मतलब कन्या राशि, और उसका स्वामी बनता है मर्क्यूरी अगेन। तो फिर से वो बुध की स्थिति देखो, वक्री है। तो आपका मम्मी के साथ कैसे रहा है ये आप मुझे बता दीजिए। मम्मी के साथ गेटिंग अलॉन्ग विथ योर मॉम हैज़ बिन डिफ़िकल्ट, या मम्मी से जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, या मम्मी से कुछ दूरी बनी, ये चीज़ें हुई है क्या, ये देख लेना। मटेरियलिस्टिक सपने जो है उसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे, खुद का घर खरीदना, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स भी फोर्थ हाउस से हम देखा जाता है। तो इसके लिए आप वेट कर रहे हैं अभी भी। गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए आपने, गलत लोगों पे पैसे निवेश किए हैं, जिसकी वजह से आप खुद पीछे रह गई है अपने खुद के इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये मुझे फोर्थ हाउस से समझ में आया। ठीक है, अब जाते हैं फिफ्थ हाउस पे। 7 नंबर लिखा है वहाँ पे, शुक्र बनता है इनका फिफ्थ हाउस का। फिफ्थ हाउस प्यार, लव अफेयर्स का हाउस होता है, और एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन का हाउस होता है, और फर्स्ट चाइल्ड का घर होता है, जिसका स्वामी बनता है इनका शुक्र, जो जाके बैठा है थर्ड हाउस में। शुक्र है 3 डिग्रीज पे, तो शुक्र के पास ज़्यादा पावर नहीं है, 3 डिग्री पे है क्योंकि। तो क्या आपने अपने प्राइमरी एजुकेशन लाइफ में कुछ अड़चने या गैप या ब्रेक फेस किया है? दूसरी चीज़ लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है ये शुक्र जब 3 डिग्री पे बैठता है। लव अफेयर्स तो दे देता है, काफ़ी सारे दे देता है, क्योंकि वो शुक्र जाके सूर्य के साथ बैठा है, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत देगा, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी देने के लिए जो डिग्रीज होनी चाहिए वो वीनस के पास नहीं है। तो वीनस के डिग्रीज हमें खुद बढ़ाने होंगे। देखो, इसमें बुध को ठीक करना है। बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए, क्योंकि वो आपका लग्नेश है, आपका चतुर्थ भाव का भी स्वामी है ना। तो इसको ठीक करना है, बुध को ठीक करना है, वीनस को ठीक करना है। अब बुध और वीनस से रिलेटेड बिलीफ सिस्टम्स क्या होते हैं हमारे? पैसों को लेके बिलीफ्स, फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके, और लव लाइफ को लेके डिसीजंस। ये जिस केंद्र से निकल रहे उस केंद्र को ठीक कर लेना ही अच्छी रेमेडी है, परमानेंट रेमेडी है। बाकी वीनस की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज तो आप भी जानते हो, साफ सुथरे कपड़े पहनना, रोज परफ्यूम लगाना, घर के औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करना, फ्राइडे को उनको गिफ्ट देना, ये सारे रेमेडीज से भी शुक्र ठीक हो जाता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजिकली बोलते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली शुक्र और बुध को ठीक करना चाहते हैं, तो इसके जो बुध और शुक्र के क्या बोलते हैं यार, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, या जिस चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे लाइफ में, चेक कर लेना क्या वो चीज़ें हमने ख़राब कर रखी है अपने लाइफ में। मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स,
not able to find the right opportunity to reach our maximum potential, financial potential. जैसे कि इस चार्ट में मैं देख पा रही हूँ अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अब तक हमने रिकग्नाइज करके उसमें टैप ही नहीं किया। ये भी मर्क्यूरी की वजह से होता है। वीनस भी पैसों का और प्यार का प्लैनेट है और ब्यूटी का भी प्लैनेट है। तो क्या हमने अपने स्किन की तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, दे नहीं पाए हैं? क्या हमने लव लाइफ में गलत पार्टनर्स चूज़ किए हैं, या बस सामने से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है इसलिए हम कैरिड अवे हो जाते हैं इमोशनली? क्योंकि एट द सेम टाइम डिसीजन मेकिंग वाला जो प्लैनेट है आपका, दैट इज़ मर्क्यूरी, वो भी रेट्रोग्रेड है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से ये सिचुएशंस आपने शायद मैनिफेस्ट कर रखी है अपने लाइफ में। तो ये जहाँ से भी ये डिसीजंस हो रहे सारे गलत, उस केंद्र को ठीक हम कर ले तो ये बुध और शुक्र फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ बदला जा सकता है अगर ये मैच हो रहा है तो। मुझे तो इस पर भी आश्चर्य होता है कि ये चीज़ें मैच ही कैसे हो जाती है। मतलब हम सब बहुत कॉमन लोग हैं, है ना, सिचुएशंस बहुत कॉमन है। जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे अलग अलग कुंडली, आपको समझ आएगा कि यार कितने कॉमन हैं। क्या हम जो डिस्क्राइब करके रखा है उसमें फिट हो जाते हैं? बस इतनी संभावना है इंसान की। इंसान इज सपोज टू बी अ न्यू प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ना। तो लेकिन 4-5 ही चीज़ें होती है उसमें फिट बैठ जाते हैं सारे 8 बिलियन लोग। सोचो कितने हम कॉमन है। एनीवेज, ये हो गया 5th हाउस का। अब 6th हाउस पे आते हैं। 6th हाउस ऋण भाव होता है। मंगल जाके 12वें घर में बैठा है। शेयर मार्केट कभी भी नहीं करना है आपको, इंट्राडे नहीं करना है तो लॉन्ग टर्म करना है, क्योंकि ऋण भाव का स्वामी खुद ही को देख रहा है 7वीं नज़र से। हर प्लैनेट की नज़र भी आप नोट कर लीजिए। जुपिटर केतु की 3-3 नज़रें होती है, बाकी वीनस सूर्य की एक नज़र होती है, मर्क्यूरी की एक नज़र होती है, शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। राहु केतु की 3 दृष्टियाँ हैं, ठीक है। राहु केतु जुपिटर की सिमिलर दृष्टियां, आई थिंक 5, 7, 9। शनि की है 3, 7, 10। मंगल की है 4, 7, 8। ये दृष्टि आपको पता होनी चाहिए कि ग्रह वहां पे बैठ के कौन कौन से घर को देख रहा है। तो मैंने क्या कहा अभी, मंगल जो इनका 6ठे भाव का स्वामी है, 12वें घर में बैठ के अपने ही घर को देख रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं अगर 6th हाउस का 12th हाउस में जाके बैठा है तो ये देखना राजभंग योग हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लेना और मुझे बता देना। मैंने तो देखा नहीं है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में अगर प्लैनेट गलत घर में बैठा है तो वो गलत ही रिजल्ट देता है। ऐसा भंग वगैरह कुछ होता नहीं है, राजभंग एंड ऑल दैट। वो ह्यूमन ईगो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि यार हमें खर्चा होगा, हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा, हमें एक्सीडेंट से बच के रहना है। ये बदलने के लिए या फिर एस्ट्रोलॉजर्स को कुछ मीठा मीठा प्यारा प्यारा बताना के लिए चाहिए था, तो ये राजभंग वगैरह उन्होंने इन्वेंट किया होगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो बोलते हैं शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र कितने बदले गए हमें पता है, और शास्त्र इनको बोलते भी है नहीं, मुझे पता नहीं। शास्त्र तो उन चीज़ों को, उपनिषद, वेदांत, वेद भी नहीं, वेदांत इसको शास्त्र बोलते हैं। बाकी सब तो मान्यता, पुराण, स्मृति साहित्य बोलते हैं। शास्त्र और स्मृति साहित्य अलग अलग चीज़ होती है। एनीवेज, 8वां घर डिसीजेस का भी होता है। और मंगल जब स्वामी होता है 6ठे घर का, 8वां घर नहीं, 6ठे घर का 8वीं राशि है, और मंगल राशि स्वामी है, तो रिप्रोडक्टिव इश्यूज, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज भी दे देता है। तो इरेगुलर पीरियड के साइकिल्स वगैरह है क्या, हार्मोनल इश्यूज है क्या, वो एक बार चेक कर लीजिए। आई थिंक बताया था आपने, है आपको, अभी याद आया मुझे ये देखने के बाद। तो सबसे बड़ा चैलेंज रिप्रोडक्टिव चीज़ों से ही आता है, हार्मोनल साइकिल्स से, ठीक है, उसको ठीक रखना है हमें। अब आते हैं 7वें घर पे, जो फेमस है शादी के लिए आपका स्पाउस कैसे रहेगा, है ना। तो सैटर्न बैठा है वहाँ पे। सैटर्न जब भी
सेवेंथ हाउस में बैठता है, ये डिले कर देता है शादी में। सैटर्न का खुद का एज है 32 से लेके 36, तो 32 से लेके 36 के बीच में शादी की संभावना बनाता है ये, डिले करता है, शादी होने नहीं देता जल्दी। वरना मिथुन लग्न के लोग यूजुअली जल्दी शादी कर लेते हैं 24-25 में, क्योंकि मर्क्यूरी जो है बुध एक यंग ग्रह है, ठीक है, तो ये जल्दी शादी कर लेते हैं 24 तक। लेकिन सैटर्न बैठने के कारण शादियों में डिले ये करवा सकता है। सेवेंथ हाउस में बैठा है, 7वीं नज़र से लग्न को देख रहा है, ठीक है। कई बार ये लोग चूज करते हैं कि शादी करनी भी नहीं है, और ऑब्वियसली सैटर्न अगर सेवेंथ हाउस में बैठा है तो मैरिड लाइफ में चैलेंजेस देता ही है, लॉन्ग टर्म देता है, क्योंकि सैटर्न का स्वभाव भी है कि लॉन्ग टर्म वो पेशेंस रखता है अपने स्पाउस को, अपने मैरिज को कमिट करने की, लेकिन क्वालिटी ख़राब कर देता है, ये मैरिड लाइफ की क्वालिटी ख़राब कर देता है। सैटर्न बैठा है, सैटर्न वैसे तो रेट्रोग्रेड अच्छा माना जाता है, जो मेलिशियस प्लैनेट होते हैं जैसे कि मार्स, सैटर्न, ये अगर रेट्रोग्रेड है तो अच्छा माना जाता है। राहु केतु तो रेट्रोग्रेड नहीं रहता। सैटर्न, सूर्य को भी मैंने, हाँ सूर्य का मुझे याद नहीं आ रहा, राहु केतु रेट्रोग्रेड वगैरह कुछ ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है तो अच्छी बात है, लेकिन वो गुरु की राशि में बैठा है। अब गुरु के साथ कुछ ज़्यादा बनता नहीं सैटर्न का। अब ये और एक थ्योरी आपको पढ़नी है कि मित्र ग्रह कौन से, किसकी किसके साथ दोस्ती है। बुध की सबके साथ दोस्ती होती है, हमेशा याद रखिए, बुध की किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती है। सैटर्न सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स है शुक्र के साथ, इसलिए वो लिब्रा में उच्च का होता है। कौन से राशि में उच्च के नीच के, ये भी आपको एक थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, ये खुद से आपको पढ़ना है। मैं आप, क्योंकि ये अप्लाई होंगे ये चीज़ें सारी, धनाधन अप्लाई होंगी ये चीज़ें रीड करते वक्त। तो सैटर्न 25 डिग्री पे पावर अच्छा है, और इनका जो सप्तमेश बनता है गुरु जाके बैठा है फैमिली हाउस में, इसलिए मैंने कहा कि फैमिली फ्रेंड से शादी की संभावना ज़्यादा बनती है। तो अगर ये व्यक्ति मेरे पास शादी का मसला लेके आता है तो मैं इनको बोलूँगी लव अफेयर्स में टाइम वेस्ट ना कीजिए। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था कि शुक्र 3 डिग्रीज पे तो लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, तो लव अफेयर्स में शादी करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ब्रेकअप ही हो जाएगा। दूसरी चीज़, इनका जो स्पाउस लॉर्ड है जुपिटर, जो सप्तमेश है, वो जाके फैमिली हाउस में बैठा है केतु के साथ। तो मतलब फैमिली फ्रेंड्स और फैमिली कनेक्शन से अगर ये शादी करते हैं तो स्टेबिलिटी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, हम वहाँ पे टाइम बचा सकते हैं। और उसमें भी लव अफेयर कर सकते हैं, लेकिन 2-3 महीना डेट कर लो, शादी करो। लंबा अगर खींचोगे आप लव अफेयर, वहाँ पे सफलता मिलने की संभावना बहुत 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 कम है। स्ट्रिक्टली एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, अगर आप आपके हाथ में चीज़ें लेते हो, आप वो अपने अंदर के केंद्र को पहचान लेते हो, उसका परिवर्तन कर लेते हो, तो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, वो बात नहीं है। लेकिन अभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो सैटर्न बैठा है सेवेंथ हाउस में, तो वो कौन से घर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8वां और भाग्य। तो ठीक है, लेकिन नवमांश भी देखना होता है। नवमांश भी देखना होता है हमें इसमें, शादी के लिए। नवमांश बाजू में ही ओपन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। स्पाउस कैसा होगा वो देखने के लिए। सैटर्न एंड मर्क्यूरी एक साथ है, एज डिफरेंस तो दिख रहा है, और हो सकता है कि सैटर्न बैठा है ना यहाँ पे, एज डिफरेंस, मुझे लगता है आपका स्पाउस आपसे बड़ा होगा उम्र में, वो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। क्योंकि सूर्य या फिर सैटर्न जब सेवेंथ हाउस में बैठता है ना, नहीं, आपका स्पाउस आपसे छोटा होगा, आपका स्पाउस आपसे छोटा होगा। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है मुझे, एक बार ये रूल को कंफर्म कर लेना, ठीक है। सैटर्न सेवेंथ हाउस में बैठा है तो उम्र में थोड़ा आपसे वो छोटा हो सकता है आपका स्पाउस। ये हो गया सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस से बिजनेस पार्टनरशिप्स भी देखे जाते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स, ठीक है।
तो आपके लिए तो पार्टनरशिप रिकमेंडेड नहीं है बिजनेस में क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ तगड़ी नहीं है। फिर आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस डेथ का हाउस होता है, लॉन्जिटिविटी का, लाइफ कितना है उसका हाउस होता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ वहाँ से देखी जाती है, एस्ट्रोलॉजी वहाँ से देखी जाती है, एस्ट्रोलॉजिकल ग्रोथ। ऑलरेडी केतु देख रहा है 8th हाउस को, तो एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल जाना चाहिए। गुरु देख रहा है 8th हाउस को, अच्छी बात है। और लॉन्ग लाइफ है, आपका लॉन्ग लाइफ है। ठीक है, फिर आते हैं भाग्य पे, 9th हाउस पे, जहाँ पे 11 का आंकड़ा लिखा हुआ है और आपकी कुंभ राशि बनती है, चंद्रमा वहाँ पे बैठा है। आपका नवमेश बनता है सैटर्न, जो जाके 7th हाउस में बैठा है। तो आपने शायद पार्टनरशिप्स में बिजनेस ट्राई किए होंगे, या आपका डिज़ायर होगा अभी भी कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में आके बिजनेस तो कर ही लूँ, ये आपका रहेगा। कुंभ राशि के लोग रिसर्च बेंट ऑफ माइंड होता है इनका, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है। तो मिथुन और कुंभ का कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, दोनों ही एयर साइंस है, मतलब एयर, AIR, एयर साइंस है। तो अर्थ साइन, एयर साइन, ये सारा पता है ना आपको। तो इनको बहुत दिमाग से तेज राशियां माना जाता है, मिथुन को और कुंभ को। ये दोनों ही आपको प्राप्त हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक कुंभ राशि अर्थ साइन है ना, या एयर साइन है, आई थिंक एयर साइन है, दोनों ही एयर साइंस है, मिथुन एंड कुंभ। बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जो इमैच्योरिटी, थोड़ा चाइल्डिशनेस आपको मिथुन से मिलता है, वही मैच्योरिटी एंड वही सीरियसनेस आपको कुंभ से मिलता है, तो वो बैलेंस हो जाती है दोनों एलिमेंट्स। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नव पंचम का योग इसलिए बन रहा है, इसका मतलब क्या, मिथुन और कुंभ की आपस में बनेगी ही बनेगी। मैच मेकिंग करते हो लग्न को लग्न से मैच करना है और चंद्र राशि को चंद्र राशि से मैच करना है। योग काउंट करना है, दोनों के बीच का गिनना है कितना डिस्टेंस है दो राशियों के बीच। वैसे ही फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि वीनस जिस राशियों में बैठा है दोनों के चार्ट्स में, उस राशि के बीच का डिस्टेंस गिन लो, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी पता चल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 10th हाउस पे। 12वीं राशि है वहाँ पे 10th हाउस में, जो ऑक्यूपेशन का घर माना जाता है, पिता का घर माना जाता है। वैसे धर्म का घर 9th हाउस है, और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स आर्ग्यू करते हैं कि धर्म हम पिता का लगाते हैं तो 9th हाउस को ही पिता का घर मानना चाहिए। लेकिन मैंने पढ़ते वक्त यही पढ़ा है कि 10th हाउस को पिता का घर मानते हैं, क्योंकि माता का घर 4th हाउस है, तो उसके ठीक सामने वाला 10th हाउस है, तो पिता का घर हो जाता है। ओके, आप अपने पिताजी से ज़्यादा क्लोज लगती है मुझे पूजा, है ना, पिताजी से खास लगाव लगता है। जुपिटर है ना, जुपिटर उच्च का है, केतु के साथ है। और ये आपके पिताजी भी एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या पढ़े हुए हैं? धर्म कर्म के काम में बहुत आगे रहते हैं आपके पिताजी? आपके प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा मुझे आपके लग्न से और 2nd हाउस से ज़्यादा पता चला 10th हाउस से कंपेयर्ड। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको प्रोफेशन के बारे में प्रोफेशन हाउस से ही पता चले, बहुत ओवरऑल पल्स ऑफ द चार्ट को देखना होता है। ओवरऑल चार्ट का फ्लेवर क्या है वो कैच होना चाहिए आपको इमीडिएटली, इसलिए हमेशा देखना लग्न से स्टार्ट करें और इमीडिएटली स्कीम थ्रू द चार्ट, ऐसे नज़र घूमनी चाहिए बहुत जल्द जल्द जल्द। ठीक है, प्रोफेशनल हाउस खाली है, तीसरा चौथा, सॉरी पहला चौथा और 10th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, ये सारे खाली है। 11th हाउस, भाग्य को 3-3 ग्रह देख रहे हैं, भाग्य के घर को देखा आपने, 3-3 ग्रह देख रहे हैं, वीनस, सूर्य और मर्क्यूरी, ये अच्छी बात है। और चंद्रमा को सूर्य देख रहा है, पूर्णिमा योग बन जाता है। शुक्र देख रहा है तो आई थिंक बॉर्डर लाइन लक्ष्मी योग ही है। मर्क्यूरी और चंद्रमा एक दूसरे के सामने भी अच्छा ही योग है, बॉर्डर लाइन लक्ष्मी योग है। तो ओवरऑल पैसा अच्छा है इस चार्ट में, वो आपको पोटेंशियल टैप करके निकालना होगा। ये मैं कहूँगी मल्टी मिलेनियर चार्ट है, मल्टी मिलेनियर चार्ट है। आप बिल्कुल पैसों की चिंता मत कीजिए, आपका पैसों का इशू हमेशा रिजॉल्व होता भी आया है, पैसों का इशू आया भी होगा तो आपको हमेशा
एंड टाइम पे हेल्प मिल ही जाती है। 11th हाउस को देखते हैं। 11th हाउस का जो लाभ स्थान बोलते हैं इसको, मंगल जाके 12th हाउस में बैठा है। प्रॉफिट के चक्कर में गलत निवेश करके खर्चा हो जाता है। शेयर मार्केट से दूर रहो, इंट्राडे ट्रेडिंग से एटलीस्ट दूर रहो। लंबा लंबा आप इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इंट्राडे खेलने जाओगे, खेलना है तो आपको उसके पीछे का, एक्चुअली आप शेयर मार्केट के लिए बने हो। मिथुन राशि के लोग शेयर मार्केट के लिए बनते हैं, मिथुन लग्न के, लेकिन आपको आपकी कुंभ राशि का यूज करके शेयर मार्केट के पीछे का जो लॉजिक एंड फॉर्मूला है कि भाई क्या लॉजिक एंड फॉर्मूला से काम करता है कि कौन सा शेयर उठाना है, किसमें डालना है और सक्सेस लेके आना है। ऐसा नहीं कि किसी से टिप्स आ गए इसलिए मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करी और फिर लॉस मिल गया, वो भी किसी और से टिप ले रहा होता है शेयर मार्केट, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको शेयर मार्केट खेलना है तो उसके पीछे का फॉर्मूला लॉजिक स्टडी कर लो, कोई तो फॉर्मूला होगा जिससे ये चलता होगा शेयर मार्केट, वो आपने एक बार क्रैक कर लिया, फिर आप पैसे डालो, फिर आपको सक्सेस मिलेगा। वरना लॉस ज़्यादा लेते रहोगे, फिर एक बार जैकपॉट लगेगा, उस जैकपॉट के इसमें एंग्जाइटी रहोगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, उसमें पढ़ना ही नहीं है। अच्छे से स्टडी करके उतरना है, तभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। इम्पेशेंटली कुछ करोगी, क्योंकि इम्पेशेंस और शैलो बेसिस पे डिसीजन कभी कभी लिया जाता है मिथुन लग्न के वालों से, एंड स्पेशली व्हेन मर्क्यूरी इज रेट्रोग्रेड, इसका हमें ध्यान रखना है। कट्स वुंड्स एक्सीडेंट्स, इसका ध्यान रखना है। पीरियड साइकिल का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल अगेन 12वीं राशि में है। ये हॉस्पिटल वगैरह का घर होता है, खर्चे का घर होता है 12th हाउस। प्लेजर्स का ये होता है, प्लेजर्स जैसे कि कार्नल प्लेजर्स, फिजिकल लेवल के जो नशे होते हैं, जैसे कि सेक्स हो गया, दारू, ड्रग्स, ये सारा भी 12th हाउस से देखा जाता है। तो वहाँ पे मंगल बैठा, इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर हॉस्पिटल कभी जाना पड़े तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ योर हॉर्मोन्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, जो पीरियड साइकिल है, एंड एक्सीडेंट्स एंड वुंड्स, कट्स वुंड्स, इसका बहुत ध्यान रखना है। ओके, और भी 16 टाइप की चार्ट्स होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, D1 D2, D1 तो ये लग्न चार्ट हो गया, D9 नवमांश हो गया। सेम इसी तरह से आपको वो भी पढ़नी होती है, ठीक है। तो ये हो गया इनके चार्ट का एनालिसिस। 37 मिनट्स का वीडियो हो गया। अच्छा, फिर भी मैंने बहुत फास्ट करने की कोशिश की, वैसे करने के लिए तो दिन भर बात कर सकते हैं इस बारे में। और एक देखना होता है ट्रांजिट, ट्रांजिट भी देख सकते हैं, प्रश्न कुंडली में भी ट्रांजिट यूज किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें हम समझ पाए इस चार्ट से, होपफुली रेजोनेट हुआ, एंड बहुत सारी चीज़ें मैच हुई। जो मैच नहीं हुई मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि एक उम्र के बाद क्या होता है ना, हम इवॉल्व हो जाते हैं। मेरे टीचर कहा करती थी 35 तक ही चंद्र राशि को महत्व देना चाहिए, उसके बाद नहीं, 35 तक लग्न राशि को महत्व देना चाहिए, उसके बाद तो चंद्र राशि को भी देखना चाहिए, क्योंकि मन काबू में आ जाता है। अब ये एजम्पशन है, मन तो काबू में 35 वालों का भी नहीं आता है। तो हाँ, बता दीजिए क्या क्या रेजोनेट हुआ, क्या और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन वीडियोस में, क्या इसका फ़ायदा हो रहा है, क्या ये सीरीज़ में चालू रखूँ, सब कुछ बता दीजिए मुझे कमेंट्स में, ठीक है। 40 मिनट का वीडियो बन रहा है। सपोर्ट के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अगेन। शाउट आउट टू पूजा, उदित, रसिका। रसिका ने मुझे 11 रुपीज़ का किया था मेरे ऐप पे, भले उसमें से 50% ऐप ले लेती है, लेकिन उन्होंने किया है मुझे। तो आगे से अगर सपोर्ट करना है तो UPI पे कीजिए, ताकि 100% सपोर्ट मुझे मिले, मुझे ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज मिलता है और कंटेंट बनाने के लिए। और मुझे ये भी सुझाव आया है मेरे भाई से कि थोड़ा कैमरा नहीं, लाइटिंग की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है और माइक की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, क्योंकि ये आवाज़ चुभती है तुम्हारी जब सुनता हूँ। तो वो आगे की बात है, लेट्स सी, अगर ये सारे इम्प्रूवमेंट्स करने हैं तो मैंने बोला यार सक्सेस दिखेगा तो ही इन्वेस्ट करूँगी, वरना क्यों इन्वेस्ट करना,
खाली पीली, जितना भी नेचुरल है उतना रहने देते हैं, है ना। आई थिंक नेचुरल चीज़ों को भी वैल्यू करने वाले लोग होंगे ही होंगे, ज़रूर होंगे। तो जो भी लोग सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, उनको मैं वही रेकमेंड करूँगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही सबसे पहले सीखे, और फिर टैरो, प्रश्न कुंडली आप कर ही सकते हैं। बहुत सारा डेटाबेस तो ओवरवेलमिंग हो जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लेकिन इतना कुछ हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, चलिए। और आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में एनरोल कर दीजिए। आईकास करके एक इंस्टीट्यूट है, वो बहुत अच्छी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, आईकास। और एक है भारतीय विद्या भवन, उनके ब्रांचेस है दिल्ली और ऐसे अन्य शहरों में उनके ब्रांचेस है। भारतीय विद्या भवन भी सिखाता है एस्ट्रोलॉजी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। टैरो सीखना है तो साल जेड करके सर्च कर लीजिए, SALJADE, यूके की टैरो रीडर है, उनके ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है। न्यूमरोलॉजी के बारे में मुझे पता नहीं है, ये सर्टिफिकेशंस के लिए। वैसे तो आप ये खुद से पढ़ सकते हैं, और खुद से ही पढ़ना पड़ता है। थ्योरी आप चाहे सबसे बेस्ट अमेरिका भी जाके क्यों ना पढ़े, वैसे वैदिक अगर अमेरिका जाके पढ़ रहे हो तो बहुत फ़नी चीज़ है, लेकिन फिर भी चलो, उन लोगों ने रेवोल्यूशनाइज किया है मतलब एजुकेशन को, तो वहाँ पे है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स। अमेरिका में हमारे साइंसेस सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स है बड़े बड़े, सोचो। तो कितनी भी ऊंची जगह से आप थियोरी पढ़ लो, अपना अपना खुद का इम्प्लीमेंट करके देखना होता है। इसलिए मेरा था कि यार ये इम्प्लीमेंटेशन कोई सिखा नहीं रहा, तो इसलिए मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि आपको मैं इम्प्लीमेंटेशन और एक दूसरे से संबंध कैसे बिठाना है, ये ग्रहों का कैसे रीड करना है, वो पर्सपेक्टिव आपको देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। वो मिल पा रहा है क्या, ये आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। कन्वे हो पा रहा है क्या, क्योंकि मैं जो कन्वे करना चाहती हूँ वो शायद लैक ऑफ वोकेबलरी या कम्युनिकेशन से हो ना पाए, क्योंकि तो वो मुझे बताइए, क्या एम आई एबल टू कन्वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू गाइज, बता देना। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अभी मुझे लॉगिन करना है, अभी मेरा गला सूख गया ऑलरेडी ये वीडियो रिकॉर्ड करके। अभी मैं लॉगिन करूँगी और शाम को लाइव पे मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।